एक 13 साल का बच्चा अपनी सिविक्स की टेक्स्ट बुक में पढ़ता है, जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द फंडामेंटल राइट्स, एंड व्हेन ही कंटिन्यूज रीडिंग इट, वहाँ पर यह भी मेंशन होता है, however like all other institutions it also faces the challenges like allegations of corruption in judicial system and backlog cases. And when he goes back to his home, he asks his parents, if judiciary is the protector of everyone, then who checks the judiciary? Which creates a kind of confusion as well as a contradiction. और इसके रिजल्ट में होता क्या है, वो टेक्स्ट बुक सब जगह से गायब, एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी और बुक स्टोर से भी. So students, I am Methini and welcome to the debate when a textbook enters the courtroom. Right? Now let's understand what this whole controversy is. तो बेसिकली होता क्या है, NCERT as per according to NEP 2020 framework released a grade 8 social science textbook whose name is Exploring Society, India and Beyond, जो कि कुछ ऐसी लगती है, right? So which was released in 2 parts. Part 1 is still available, लेकिन Part 2 completely गायब. लेकिन ऐसा क्यों? आखिर उस टेक्स्ट बुक में था क्या? क्योंकि उस टेक्स्ट बुक में मेंशन था एक चैप्टर द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी, जिसमें कि जुडिशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ चीज़ें मेंशन थी, जैसे कि जुडिशियल करप्शन, इट मीन्स एलिगेशंस ऑफ करप्शन इन जुडिशियल सिस्टम, okay, and case backlog crisis, it means a large number of cases are pending in our judiciary, okay, and accountability mechanisms. So in result of which Supreme Court took suo motu cognizance there. Suo motu cognizance, students, it means court can take action on its own, right, rather than filing a formal petition, okay. और जिसके रिजल्ट में होता क्या है, नोटिस जारी होता है एनसीईआरटी को और बुक कंप्लीटली बैन. फाइन. अब हम समझते हैं कि आखिर इस टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली मेंशन क्या था. तो इस बुक में मेंशन था एलिगेशंस ऑफ जुडिशियल करप्शन, कि जुडिशियल लाइक अदर इंस्टीट्यूशंस, एज आई टोल्ड यू, जुडिशियल सिस्टम में भी, जुडिशरी में भी कभी कभी करप्शन के केसेस देखे जाते हैं. अगर हम बात करें फैक्ट की, एज पर अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन सिस्टम, जिनका ये कहना है कि वी जस्ट वांट टू बी ट्रांसपेरेंट टू द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग ऑल द इंस्टीट्यूशंस, किसकी क्या वीकनेसेस हैं, किसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ऑलराइट. लेकिन इशू कहाँ बनता है, क्योंकि जुडिशरी सिस्टम कहता है वी आर द लास्ट होप ऑफ डेमोक्रेसी एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और हमारी फाउंडेशन जो है वो है पब्लिक ट्रस्ट. अगर पब्लिक ट्रस्ट ही खराब होगा तो कहीं ना कहीं आँच आती है हमारी गरिमा पर. फाइन. सो allegations of judicial corruption is mentioned there. Along with that, pendency crisis in Indian courts. It means there are a lot of cases pending in Indian courts. If I talk about Supreme Court, तो स्टूडेंट्स हजारों में केसेस पेंडिंग है. अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट्स की, लाखों में केसेस पेंडिंग है. अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर सेशन कोर्ट्स की, तो करोड़ों में केसेस पेंडिंग है. Fine, it means there is a massive case backlog which somewhere proves this court that justice delayed is justice denied. Fine, justice delayed is justice denied. लेकिन जुडिशरी का यही एक मत है जो कि कहते हैं कि जुडिशरी है उसकी लेजिटिमेसी बेस करती है किस पर, रूल ऑफ लॉ पर. फाइन. अब उसमें ही उन्होंने मेंशन किया था जुडिशरी सिस्टम के आर्किटेक्चर को. इट मींस लाइक द कॉलेजियम सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस एंड इंटरनल मैकेनिज्म्स इन द जुडिशियल सिस्टम. फाइन. जहां पर कि कहीं ना कहीं मेंशन था दैट कॉलेजियम सिस्टम में बायसनेस है, while the appointments of high court and supreme court judges, judicial review में कुछ ना कहीं biasness है, impeachment of judges में कहीं ना कहीं biasness है. So all these weaknesses were mentioned there, and as per according to critics, उनका ये कहना है कि all these things which are mentioned in this textbook, ये selective reference का concept यहाँ से rise होता है. Selective reference, it means when we are emphasizing on few facts and ignoring other important facts. It means critics का कहना है कि हम यहाँ पर सिर्फ weaknesses को show कर रहे हैं. Fine. और landmark judgments, कितनी ही ऐसी constitutional achievements, वो बिल्कुल भी mention नहीं थी इस text book में. Alright. तो यहाँ से एक concept rise होता है selective reference का. अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर स्टेप इन क्यों करता है? सो एज आई टोल्ड यू, सुप्रीम कोर्ट took suo motu cognizance here. Fine.
जैसे ही ये मुद्दा उठता है तो कुछ सीनियर लॉयर्स उन्होंने कुछ इस तरह के कंसर्न्स रेज किए कि हम समझते हैं, हम इस बात को मानते हैं दैट फाउंडेशन ऑफ जुडिशरी इज जस्ट द पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट। ऑल राइट, और वो यंग माइंड्स जब वो वीकनेसेस पढ़ेंगे जुडिशियल सिस्टम की तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट होगा टुवर्ड्स इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ऑल राइट, एंड एज पर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशंस ऑफ आर CJI ऑफ इंडिया, आर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी, वो कहीं ना कहीं इस बात को उन्होंने ये माना कि ये जो कंटेंट टेक्स्ट बुक में मेंशन है ये अंडरमाइन करता है पब्लिक फेथ को, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी, इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन खतरे में है। ऑल राइट, और यहीं से रिस्क राइज होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। इट मीन्स दीज थिंग्स समवेयर स्कैंडलाइज द कोर्ट, फाइन, दे समवेयर लोअर द इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन। All right, students, so these are the things which were mentioned in the textbook and why the Supreme Court stepped in. अब आगे क्या, तो यहाँ से पावर्स इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ से पावर्स इंटरसेक्ट करती हैं क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम शो करना चाहता है ट्रांसपेरेंसी, एजुकेशनल सिस्टम शो करना चाहता है ट्रुथ, लेकिन जुडिशरी कहती है कि इतना भी ज़्यादा एम्फेसाइज मत कीजिए आप वीकनेसेस को जिससे कि पब्लिक ट्रस्ट कम हो टुवर्ड्स अस। ऑल राइट, तो अब देखिए पावर्स कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं। हम इस बात को जानते हैं दैट एज पर अकॉर्डिंग टू केशवनंद भारती डॉक्ट्राइन, जुडिशियल इंडिपेंडेंस स्टैंड्स टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल। इट मीन्स जुडिशरी की अपनी एक इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है जिसकी फाउंडेशन है क्या, पब्लिक कॉन्फिडेंस। इस सिस्टम की अपनी एक ऑटोनॉमी है, राइट। इट मीन्स इससे रिलेटेड सिर्फ अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट बना सकता है लेकिन कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को पार्लियामेंट भी खारिज नहीं कर सकता। फाइन, सो वी नो दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब वहीं से दूसरा डायमेंशन है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन। अब देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए guarantees the freedom of speech and expression, right, जो कि absolute नहीं है। This freedom is not absolute because there are some reasonable restrictions written in Article 19 Clause 2 जो कि कहता है कि कुछ भी ऐसा नहीं कहना है या कुछ भी ऐसा एक्सप्रेस नहीं करना है, कोई ऐसा व्यू, कोई ऐसा ओपिनियन जिससे कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, जिससे कि आज आए भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर, राइट। और वहीं से लेकिन कोर्ट का ये मानना है कि यहाँ से राइज होता है क्या, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इट मीन्स यहाँ से ये जो स्टेटमेंट्स, ये जो वीकनेसेस शो की गई हैं टेक्स्ट बुक में, इट समवेयर स्कैंडलाइजेस द कोर्ट, वो कहीं ना कहीं कोर्ट और जुडिशियल सिस्टम की गरिमा को कम कर रहा है। फाइन, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन की कहीं ना कहीं इससे इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन खराब हो रही है। फाइन, अब अगर हम बात करें एजुकेशनल ऑटोनॉमी की, तो एजुकेशन सिस्टम का ये मानना है कि हम बच्चों को इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस, यानी कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मोड से स्टूडेंट्स को अपना इंडियन इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक चीज़ उनको ट्रांसपेरेंसी से पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि NEP 2020 एम्फसाइज करती है क्रिटिकल थिंकिंग को, क्वेश्चनिंग को, क्यूरियोसिटी को। फाइन, तो यहाँ से ओपन होता है सिविक डिस्कोर्स। इट मीन्स स्टूडेंट्स कैन कॉन्फिडेंटली टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स एज वेल एज द वीकनेसेस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, राइट। लेकिन यहीं से एक कॉन्ट्रडिक्शन राइज होती है ट्रूथ वर्सेस ट्रस्ट की, राइट, ट्रूथ वर्सेस ट्रस्ट की, क्योंकि फ्रीडम बात करती है ट्रूथ की, ट्रांसपेरेंसी की, लेकिन डेमोक्रेसी बात करती है ट्रस्ट की, जुडिशरी बात करती है ट्रस्ट की, दैट पब्लिक ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर सिस्टम, राइट। अब इसके बाद इस इशू को इतना ज़्यादा पॉलिटिकली और सोशली सेंसिटिव क्यों बनाया जा रहा है, या इशू ये इतना क्यों सेंसिटिव है, वो इस वजह से क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कहा गया है, जुडिशरी को डेमोक्रेसी का लास्ट होप कहा गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जुडिशियल सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी पर
क्वेश्चन खड़ा करता है, राइट, जिससे कि कितनी ही पॉलिटिकल डिबेट्स, जिससे कि कितने ही पॉलिटिकल इश्यूज राइज होते हैं, सोशल मीडिया पोलराइजेशन राइज होता है, और कहीं ना कहीं विश्वास टूटता है लोगों का, किसके प्रति? न्यायपालिका के प्रति, राइट, जिससे कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन ऑफ जुडिशरी वो कहीं ना कहीं खराब होती है, राइट। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है और जुडिशरी सिस्टम क्या कहता है। फैक्चुअल रियलिटी शो करना चाहती है एजुकेशन सिस्टम, जो कि स्ट्रेंथ्स के साथ साथ वीकनेसेस बताते हुए ये कहती है कि कितने ही पास्ट केसेस में करप्शन देखी गई है जुडिशरी सिस्टम में, राइट। और इंस्टीट्यूशनल सेंसिटिविटी, यानी कि जुडिशरी सिस्टम का कहना है कि जुडिशरी तो देखिए पिलर है डेमोक्रेसी का, इसकी लेजिटिमेसी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फैक्चुअल रियलिटी जो एजुकेशन सिस्टम शो करना चाहता है क्या, कि कितने ही करोड़ों में केसेस जो हैं हमारे भारत देश में पेंडिंग हैं, लेकिन उसी के जवाब में जुडिशियल सिस्टम का ये कहना है कि पब्लिक फेथ इज एसेंशियल फॉर रूल ऑफ लॉ, यानी कि लोगों का ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और इस तरह की चीज़ें मेंशन करके आप कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास हमारे प्रति खराब कर रहे हैं, राइट। एजुकेशन सिस्टम कहता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी पर, तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जुडिशरी सिस्टम कहता है कि इतनी भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं लोगों के फेथ को खराब करेगा, तोड़ेगा जुडिशरी के प्रति, और वो इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी को कम कर सकता है, राइट। NEP 2020 एनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, लेकिन एज पर अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल सेंसिटिविटी जुडिशरी सिस्टम का ये मानना है वो यंग स्टूडेंट्स जो इस कंटेंट को पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक नेगेटिव परसेप्शन आएगा टुवर्ड्स जुडिशरी, राइट। और एजुकेशन सिस्टम का कहना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में स्क्रूटिनी बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी तब भी स्टैंड कर सकती है जब वहाँ पर स्क्रूटिनी है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल सेंसिटिविटी एज पर अकॉर्डिंग टू जुडिशरी उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी, हमारी इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को वीक करता है, तो इतनी ज़्यादा स्क्रूटिनी की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो टेक्स्ट बुक का डिस्ट्रीब्यूशन था वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गया, कम्प्लीटली रोक दिया गया। टेक्स्ट बुक को NCERT की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। नोटिस इशू किया गया NCERT को कि आप देखिए, इसे समझिए, रिव्यू कीजिए अपने कंटेंट को, राइट। सो इट्स एडिटोरियल रिव्यू इज अंडर स्क्रूटिनी राइट नाउ। और डिबेट है किस पर, टेक्स्ट बुक के वेटिंग मैकेनिज्म्स पर। इट मीन्स यहाँ पर केस वर्स होने की स्थिति है, तो आप इसे रिव्यू कीजिए और जो आपको चेंजेस लगते हैं वो आप इस टेक्स्ट बुक में कीजिए, राइट। सो दिस इज द इमीडिएट आउटकम एंड इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट। सो स्टूडेंट्स, लेट मी आस्क यू, क्या यंग माइंड्स को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिचुएशन दिखाना गलत है रिगार्डिंग एनी इंस्टीट्यूशन? फाइन, यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी, इज इट एंटी इंस्टीट्यूशनल? क्या जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हें इंस्टीट्यूशनल फ्लॉज दिखाने चाहिए या नहीं दिखाने चाहिए, राइट। अगर इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखना है तो एक बाउंड्री लाइन कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए, राइट। सो यू आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर स्टूडेंट्स. I ask you this question: is criticism of judiciary anti-institutional? And shouldn't textbooks show the institutional flaws in our democracy? Right? अगर ऐसा है तो वो एक बाउंड्री लाइन कहाँ ड्रॉ होनी चाहिए? तो I have a question for you on which you can actually write an essay. तो question है, in a constitutional democracy, how should the balance be maintained between institutional dignity एंड एकेडमिक फ्रीडम? क्योंकि ये सारा मुद्दा है ही बैलेंस का, ये सारा मुद्दा है ही बैलेंस का। किसका बैलेंस? ट्रुथ और ट्रस्ट का, राइट। सो ऑल राइट स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे. I hope that you will be answering it. I hope that you will be thinking about this issue critically. Fine, because in future you also have to make a lot of policies and you will be the future civil servants. So just think about this topic critically. Thank you.